Hello everyone, welcome to Ajmal IAS Academy. Today we'll be discussing current affairs from 18th of December to 25th of December 2025. So let's start. We have 4 news to be discussed today. The first news is related to Agniveers and Agnipath scheme. The second news is related to semiconductor sector. The third news is related to regional imbalances in manufacturing. And the fourth news is related to Bharat Talent Cloud. All right. So moving forward, let's start our today's discussion. So the first news is related to Agnipath scheme and it is related to Agniveers as well. So before beginning with this news, I'd like to tell you some few basic points about the Agnipath scheme. Agnipath was a scheme by Government of India which was brought forth in June 2022 for defense recruitment. All right, defense recruitment. The scheme aimed to recruit these people from the age group of 17.5 years to 21 years for a period of 4 years only. तो इस स्कीम में ये हुआ कि जितने भी जो एप्लीकेंट्स थे जो अप्लाई करना चाहते थे डिफेंस फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लिए, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इस स्कीम को लेके, बिकॉज द पीरियड ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ ओनली 4 years. सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आई अग्निपथ स्कीम, वो सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कर रही थी, टेम्पररी पीरियड के लिए. ऑल राइट, ठीक है. अच्छा, इसी के बाद गवर्नमेंट ने इसमें एक और चीज़ लेके आई थी कि जितने भी लोग हम लोग अग्निपथ की स्कीम के अंडर रिक्रूट किए जाएंगे, जिनको अग्निवीर्स बोला जाएगा, वो उन सारे लोगों में से 25% रिटेन किए जाएंगे फॉर फर्दर 15 years. सो लॉन्ग टर्म जॉब किसकी रहेगी? गवर्नमेंट जितने भी लोगों को हायर करेगी अंडर अग्निपथ स्कीम एज अग्निवीर्स, उन सारे लोगों को 4 साल की टेम्पररी सर्विस देनी पड़ेगी अंडर डिफेंस फोर्सेस, एंड देयर आफ्टर 1/4 ऑफ दोज अग्निवीर्स वुड बी हायर्ड फॉर फर्दर 15 years एज अ परमानेंट जॉब. All right, and this was the pain for the applicants in this country who wanted to be a part of defense forces for a long-term service, not a short-term service, which led to massive protest across the country in India. All right, तो उसी सीरीज़ में गवर्नमेंट ने इसी स्कीम के अंदर कुछ नए चेंजेस लाए हैं, जिससे कि जो शॉर्ट टर्म सर्विसेज के लिए जो अग्निवीर्स आते हैं डिफेंस फोर्सेस में फॉर 4 years, उनको फर्दर जो है रिलीफ मिल सके. तो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं. सो लेट अस लुक एट दोज चेंजेस. So the changes are basically 50% रिजर्वेशन फॉर ग्रुप सी कांस्टेबल लेवल पोस्ट. तो देखिए, हमारे यहाँ कुछ फोर्सेस होती हैं जिनको हम लोग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बोलते हैं और IT एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जो कांस्टेबल लेवल की भर्ती होती है, जो कांस्टेबल लेवल की रिक्रूटमेंट होती है, उसमें से 50% रिजर्वेशन कर दिया है अग्निवीर्स के लिए. तो अब अग्निवीर्स जो डिफेंस फोर्सेस में 4 साल बाद जिनको निकाल दिया जाएगा या जिनको रिटायर कर दिया जाएगा, वो सब लोग CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, एंड 50% सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर द अग्निवीर्स अंडर CAPF कांस्टेबल पोस्ट. तो ये पहला है. इससे ये फ़ायदा होगा जो एप्लीकेंट्स जो अभी तक अग्निवीर्स के लिए बड़ा ही ससेप्टेबल थे कि 4 साल बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस जॉब में जाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ है, थोड़ा सा रेस्पाइट है, बिकॉज दे हैव अ न्यू ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज. इससे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज को भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि दे विल गेट वेल ट्रेन्ड आर्मी पीपल टू वर्क एज कॉन्स्टेबल्स in their forces. All right, so first change जो गवर्नमेंट ने किया है with respect to अग्निवीर्स is 50% रिजर्वेशन फॉर ग्रुप सी कांस्टेबल लेवल पोस्ट. नेक्स्ट जो गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया है वो ये किया है 5 year एज रिलैक्सेशन फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ रिक्रूट्स एंड सब्सिक्वेंटली 3 years रिलैक्सेशन. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार जो है जो पीपल जो अग्निवीर्स हैं हमारे, वो जब रिटायर करें आर्मी से
तो उनका एज जो है अप्लाई करने के लिए ना रहे एज द पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल्स अंडर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो इससे क्या होगा, दे विल लूज अ चांस टू गेट एम्प्लॉयड अंडर CAPF। तो गवर्नमेंट ने इसमें भी उनको रिलैक्सेशन दिया है 5 ईयर्स का, कि वो जो है अगर उनका एज एक्सीड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम क्राइटेरिया एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ कांस्टेबल इन CAPF, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो फर्स्ट बैच होगा अग्निवीर का, एंड सब्सिक्वेंटली 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन। ठीक है, फर्दर जो अग्निवीर्स होंगे उनको फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी, उनको सिर्फ एक रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा टू गेट एम्प्लॉयड इन CAPF। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस अगर मैं आपको बताऊं तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में कुछ फोर्सेस आती हैं जैसे कि ITBP, इंडियन तिबेटियन बॉर्डर पुलिस। फिर इसके बाद इसमें आता है आपका CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देन इसमें आता है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, and सशस्त्र सीमा बल SSB, and along with these 5 forces which are CAPF, एक पैरामिलिट्री फोर्स को भी गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है टू गेट रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर, दैट इज असम राइफल्स। ऑलराइट, असम राइफल्स। ठीक है, सो दीज वर फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू अग्निपथ स्कीम एंड रिसेंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अग्निवीर्स। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारी CAPF जो है स्ट्रेंथन हो पाएगी, ट्रेंड डिसिप्लिन मैन पावर मिलेगा। मैन पावर कहाँ से आएगा, अग्निवीर से, जिन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो है हमारा ट्रेनिंग किया होगा, डिफेंस फोर्सेस में। फिर जो है वायबल करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे अग्निवीर्स को। अग्निवीर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि 4 साल की सर्विस के बाद वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सो यहाँ पे उनको ये एक फ़ायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स द एक्सेप्टेबिलिटी एंड अपील ऑफ द अग्निपथ स्कीम। और ज़्यादा लोगों के लिए अब ये अग्निपथ स्कीम लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे, दैट वुड बी अ बेनिफिट फॉर टैलेंट पूल। बट इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो हमारे CAPF में जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, जो अग्निवीर्स नहीं है, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स, उनके लिए जो है सीट अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। तो उनको जो है अग्निवीर्स के ज़रिए ही जो है CAPF में फिर जाने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि 50% सीट्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर अग्निवीर्स। तो अब सिर्फ रिमेनिंग 50% सीट्स ही बचेंगी अंडर CAPF फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल्स फॉर नॉर्मल कैंडिडेट्स। तो ये एक इशू हो सकता है इसमें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। देखिए सेमीकंडक्टर क्या होते हैं एंड क्यों इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स बेसिकली आर द ब्रेन्स ऑफ न्यू जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग। आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप देखेंगे, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हों, लैपटॉप्स हों, टैब हो, बैटरीज हों, विद रिस्पेक्ट टू सुपर कंप्यूटर्स, और आप देखेंगे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह का ज़माना बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हमें सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत बहुत पड़ती है। ठीक है, सो सेमीकंडक्टर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू एज टेक्नोलॉजीज़, कटिंग एज न्यू टेक्नोलॉजीज़। अलॉन्ग विद दैट वेरियस जो हमारे रिन्यूएबल प्रोग्राम्स हैं, जो सोलर पैनल्स लगने हैं एंड प्लेंटी ऑफ अदर स्टफ, इन सारी चीज़ों में हमें सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और इंडिया के साथ प्रॉब्लम सेमीकंडक्टर्स का ये है कि हमारे यहाँ 85 से 90% जो हम सेमीकंडक्टर्स हमारे जो कंट्री में जो यूज़ होता है 90% उसका हम इंपोर्ट कराते हैं बाहर से। और इंपोर्ट कहाँ से होता है, जो जाइंट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, वो जाइंट्स हैं US, साउथ कोरिया, ताइवान एंड चाइना। सो दीज आर द जाइंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। और हम लोग जो इंडिया है बेसिकली वो हेविली डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर चिप्स। 85 to 90% हमारा इम्पोर्ट होता है सामान विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर्स। वी हैव वेरी लिमिटेड लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन आवर कंट्री। ठीक है, अब इतना ज़्यादा इंपोर्ट कराने से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, हमें ये सब प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सो इसीलिए जो है इसी सीरीज़ में एक रिसेंटली बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। टाटा ग्रुप, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो है पार्टनर किया है ROHM के साथ to develop to build semiconductor manufacturing capabilities in India. Semiconductor manufacturing capabilities in India. So अब जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए टाटा ने टाई अप किया है ROHM ग्रुप के साथ। ठीक है, सो और उसके साथ टाई अप करके हमारे इंडिजिनसली सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कैपेसिटीज़ डेवलप की जाएंगी इंडिया में।
ठीक है। स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमोटिव ग्रेड पावर सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बैटरी सिस्टम्स के लिए एंड इन्वर्टर्स के लिए। ऑल राइट, ठीक है। ठीक है, तो ये गोल्स क्या होंगे, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? कंप्लीट डोमेस्टिक इकोसिस्टम फ्रॉम डिज़ाइन, असेंबली एंड टेस्टिंग। देखिए अभी तक क्या है, लार्जली इंडिया में असेंबली होती है चिप्स का और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बट इस टाइप के बाद इंडिया में डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग अलॉन्ग विद दैट टेस्टिंग एंड असेंबली, सारी फैसिलिटीज़ जो है इंडिया में डेवलप की जाएंगी। सो इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होगा हमारे यहाँ, विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है। सेल्फ रिलायंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि हम सेमीकंडक्टर्स एंड रिलेटेड चिप्स वगैरह 85 से 90% हम इंपोर्ट कराते हैं। तो अगर हम इनको डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करेंगे, वी वुडंट हैव टू रिलाई ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स। तो ये भी है, इट वुड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट फॉर क्रिटिकल कंपोनेंट्स। ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, अब नई नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ खुल रही हैं, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा इंडिया में आएगा, और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ खुलेंगी, इससे जॉब जनरेशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लोकल जॉब्स को प्रेफरेंस मिलेगा। सो दीज विल बी सम एडेड बेनिफिट्स फॉर दैट। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, देखिए जॉब क्रिएशन तो होगा ही, साथ में उसके साथ जो है जब नई नई फैसिलिटीज़ ये खोले जाएंगी इंडिया में, तो हमारी स्किलिंग ऑफ द ह्यूमन दिस लेबर वुड हैपन इन अ मोर बेटर मैनर। ऑल राइट, ठीक है। तो ये रही हमारी दूसरी न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ऑल राइट, द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू ग्रोथ पैराडॉक्स। ग्रोथ पैराडॉक्स देखिए, इट हैज़ बीन सीन दैट हमारा देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट जिस लेवल से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रही है, हमारी ग्रोथ इंक्रीज़ कर रही है, उस कैपेसिटी से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। सो मालूम ये चला कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही, इट इज़ इंक्रीजिंग नाइसली, इट इज़ इंक्रीजिंग इन अ बेटर मैनर, बट द कैपेसिटी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट developing with that pace. So when delved deeper into the reasons which have been found are because of the sectors which are growing nicely, growing in a better manner, are sectors which are capital intensive and not labor intensive. तो जो हमारे labor intensive sectors हैं वहाँ पे stagnation आई है, and जो capital intensive sectors हैं वहाँ पे growth है। capital intensive sectors वो sectors होते हैं जहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे लेबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, ये सब हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। ऑल राइट, सो ये कोर रीजंस हैं जिसकी वजह से देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड द रिजल्टिंग लो पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है। तो आर्टिकल वही कह रहा है, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ हैज़ इम्प्रूव्ड इन वैल्यू एंड टेक्नोलॉजी कंटेंट driven by sectors like electronics and automobiles, but the growth is not creating proportional number of jobs. The growth is not creating proportional number of jobs. As a result, there has been a mismatch between output growth and labor absorption, leading to regional inequality. तो regional inequality के बारे में बात हुआ है इसी में ही। ठीक है। अब regional inequality कैसी है? देखिए हमारे यहाँ जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है हमारे देश में, आप देखेंगे वो बाय एंड लार्ज गुजरात में या तो प्लेस्ड होंगी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोली जाती हैं, या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, FDIs, वो बाय एंड लार्ज आपको या तो गुजरात में मिलेंगे, या फिर वो महाराष्ट्र में मिलेंगे, या फिर बेंगलुरु साइड और चेन्नई। सो दीज आर फ्यू आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, एंड बाकी रीजन्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे भी जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी लिमिटेड इन नंबर, बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा फोकस में है। ऑल राइट, तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट। आगे देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स आर क्लस्टर्ड इन अ फ्यू डेवलप्ड स्टेट्स विद सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। और जो हमारे ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे रोड्स विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड कनेक्टिविटी टू पोर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए जो नया फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो उन्हीं स्टेट्स में जा रहा है, जिसकी वजह से
हमारे देश में रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रहा है, एक्सपोर्ट्स ग्रो हो रहे हैं, बट उसी हिसाब से जो रिजल्टिंग जॉब्स जनरेट होनी चाहिए वो वैसी जॉब्स जनरेट नहीं हो रही। और इसी के साथ हमारे देश में रीजनल इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि जो जॉब्स जनरेट भी हो रही हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ डेवलप भी हो रही हैं वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में हो रही हैं। आगे देखते हैं, राइजिंग कैपिटल इंटेंसिटी, ग्रेटर यूज ऑफ automation and advanced technology reduces labor demand. Traditional labor intensive sectors like textiles, garments and footwears are stagnating. So that labor intensive sectors जो हैं हमारे, जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है लेबर्स की, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऑल राइट, फाइन। So this was all about the third news related to the manufacturing increase and exports growth and lack of resulting jobs. Our fourth news is related to Bharat Cloud. Bharat Cloud. ठीक है, भारत क्लाउड इज़ नथिंग बट बेसिकली आप ऐसे समझें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है जहाँ पर जो स्किल्ड हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जिनके स्पेशल स्किल्स हैं, वो वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करें, वेरीफाई करें, एंड अकॉर्डिंगली कंपनीज उस ऑनलाइन जॉब मार्केट में पहुँचें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोगों को हायर करें और उनको अकॉर्डिंगली जॉब्स प्रोवाइड करें। नॉर्मली हमारे देश में द प्रॉब्लम अराइजेज इज लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। कंपनीज कीप ऑन सर्चिंग फॉर पीपल हु आर स्किल्ड इन वेरियस जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन इफ समवन इज ट्राइंग टू ओपन अ सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री, he may not get the desired skills in the employee. So as a result, this discourages people to not invest in our country. So government of India ने एक भारत टैलेंट क्लाउड करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, और उसमें ढेर सारे जो हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स होंगे, जो स्पेसिफिक स्किल्ड में प्रोफेशनल्स हों, जैसे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, या फिर कोडिंग, एआई, डीप टेक्नोलॉजी, ऑल दीज स्पेशलाइज्ड स्किल्स होंगी उनके पास, तो उनको वेरीफाई किया जाएगा और इस पोर्टल पे उनको रखा जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली कंपनीज अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस पोर्टल पे आएंगी, अपनी डिमांड्स रखेंगी, एंड पीपल जिन्होंने रजिस्टर कराया होगा, दे विल गेट टू नो दैट जॉब्स आर अवेलेबल, एंड अकॉर्डिंगली दे वुड अप्लाई फॉर द जॉब्स। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन ड्रेन है, जो हमारा जो स्किल्ड प्रोफेशनल है जो हमारे देश से बाहर जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं रिटर्न ऑफ द ब्रेन ड्रेन, द ब्रेन्स वुड कम बैक टू आवर कंट्री बिकॉज दे वुड फाइंड बेटर एम्प्लॉयमेंट in India itself with respect to their specialized skills. So that is Bharat Talent Cloud. So Bharat Talent Cloud, it creates a unified national talent architecture integrating India's fragmented skilling, education and employment system. The core idea is to treat human capital as a strategic national asset that must be continuously identified, upgraded and redeployed to meet national priorities. So fine, that was all for today. Thank you, and thank you very much.